हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर 29 फरवरी को आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर और 100% गारंटी की ऐसा ही आएगा आप सभी का 29 फरवरी 2024 बोर्ड में, ठीक है, विज्ञान का वायरल पेपर। तो यहाँ पे अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार क्लास 10th साइंस में, ठीक है, पूरे के पूरे 70 नंबर, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। और यहाँ पे हम आप सभी को ये जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है, वो बिल्कुल कंटिन्यू आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। 100% गारंटी की ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल यही पेपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, पूरे के पूरे उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे उत्तर के साथ और लिखित रूप से और 100% आपको समझा कर बताएंगे। जो आप लोग, ठीक है, अगर इस वीडियो को मात्र पूरा आप सभी लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देख लिए तो आप सभी का यानी कि 70 में 70 नंबर साइंस में इस बार बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी से आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। अगर मात्र इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप लोग इस बार विज्ञान में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है। पूरे 95% लाकर आप लोग टॉप कर जाओगे। और सब प्रश्न जो इस पेपर में है, ठीक है, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 29 फरवरी को। तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो पेपर का संकेतांक है ये 824 DZ है, जो कि बिल्कुल क्या है, वायरल संकेतांक है। यानी इसी पे आप लोग ये जो संकेतांक है, पेपर कोड है, आप लोग इसको कहीं पर भी नोट करके रख लीजिए, ठीक है। यही पेपर, यही कोड का अगर संकेतांक का पेपर नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यानी बिल्कुल यही संकेतांक का पेपर आएगा 824, क्योंकि 24 में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपका जो साइंस का पेपर आएगा वो 824 का ही आएगा, ठीक है, और DZ का आएगा। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें उपखंड क यानी सबसे पहले फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना है कि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होता है, ऋणात्मक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा, यानी -50 सेमी दिया है फोकस दूरी। और इसके बाद यहाँ पे क्षमता पूछ रखा है, यानी पावर, ठीक है। पावर मीन्स शक्ति यानी क्षमता। तो पावर बराबर जो सूत्र होता है लेंस में वो क्या होता है, यहाँ पे -1/के, ठीक है, यहाँ पे F हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस है तो इसका जो पावर हो जाएगा ऋणात्मक में हो जाएगा। अब मान जो है इसको रख दीजिए P बराबर, ठीक है, 1/के, और जो मान दिया है F का कितना दिया है, 50 दिया है, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, 50। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी जो फोकस दूरी है वो सेमी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये जो 1 लिखे ये तो मीटर में है, अब इसके आगे हम 2 यहाँ पे डबल 0 बढ़ा देते हैं तो ये सेमी में हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी फोकस दूरी भी सेमी में दिया है, इसलिए आंसर भी सेमी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएगा 100/के 50, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा 2 बार में, P बराबर आ जाएगा -2 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, -2 डायोप्टर। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वायरल क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन 4 है वेबर/मीटर, ठीक है, और B है वेबर/के मीटर का स्क्वायर, C है वेबर × मीटर का स्क्वायर, ठीक है, और D ऑप्शन है सिर्फ वेबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वेबर/के मीटर का स्क्वायर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ऑप्शन B राइट है। तीसरा क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है, ठीक है, तांबे का और पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। देखिए हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे इस तरीके से हीटर होता है, उसमें क्या होता है कि यानी प्लस माइनस तार दोनों आपस में मिले होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोहे के तार को +- में मिला करके ऐसे जोड़ देंगे तो वो तुरंत शॉर्ट करके फाल्ट कर जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। और इस तरह से पीतल वगैरह भी है, लेकिन ये नाइक्रोम की तार में ये खासियत होता है कि इसमें + दोनों एक में, देखिए, सटा रहता है हीटर में, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, अपने में ये शॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाइक्रोम के तार बने होते हैं जो काफी नरम टाइप के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, यानी अगर ताप बढ़ाएंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन यहाँ पे B राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक अश्व शक्ति बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 726 वाट होता है, या 736 वाट, या 746 वाट, या 756 वाट। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन सी राइट है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्य बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। ठीक है, कौन से नियम का यूज किया जाता है, तो वो फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 7वां क्वेश्चन है, दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य यानी पी का मान जो है इस तरीके से 60 वाट और 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, प्रतिरोध का अनुपात। ठीक है, यानी R1 बटे के R2 पूछ रखा है, यानी इसका मान कितना होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आप सभी को हम बता दें कि जो सामर्थ्य का सूत्र होता है, ठीक है, वो सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है V का स्क्वायर बटे के R। ये क्या होता है, सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें R यानी प्रतिरोध का मान पूछ रखा है, दोनों R1 और R2 का मान, तो यहाँ पे हम R बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस सूत्र को पक्षांतर करेंगे, R बराबर निकालेंगे, तो ये V का स्क्वायर बटे के P हो जाएगा। ठीक है, यानी ये R यहाँ पे चलाएगा और इस P जो है ये R की जगह पर चलाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम R1 का लिखेंगे, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर बटे के P। ठीक है, V का स्क्वायर बटे P हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी V का मान जो है वो क्या दिया हुआ है, दोनों में 220 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे V का स्क्वायर 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे सबसे पहले P का मान पहला यानी R1 प्रतिरोध के लिए P का मान 60 वाट है, तो यहाँ पे आपको 60 वाट लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए R2 का मान जो है इसको भी हम लिख लेते हैं, V का स्क्वायर बटे के P हो जाएगा। जो वोल्ट है वो दोनों में समान है, तो इसके लिए भी हम 220 का स्क्वायर बटे के जो इसके लिए जो सामर्थ्य दिया है यानी शक्ति का मान वो 100 वाट है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिख देना है। इसके बाद हमें R1 और R2 का दोनों का अनुपात निकालना है, तो R1 बटे के R2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो भी वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, जैसे R1 का मान है यहाँ पे 220 का स्क्वायर बटे के 60। ठीक है, और यहाँ पे R2 का यानी इसको हम यहाँ पे पक्षांतर कर देते, इंटू कर देंगे, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यानी ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 100 बटे के यहाँ पे 220। ठीक है, 220 का स्क्वायर, तो ये 220 वर्ग से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और बाकी बचे क्या यहाँ पे, और एक शून्य से एक जीरो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, R1 बटे के R2 बराबर क्या बचा, 10 बटे के 6। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और यहाँ पे 2 तिहाई 6। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 बटे के R2 का जो अनुपात आएगा वो 5 बटे के 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आया था आंसर क्या आया है 5 बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 5 बटे के 3। इस तरीके से आप सभी को ठीक है सॉल्व करके देख लेना। और ऐसे जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो ऑब्जेक्टिव और आपके सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में ये सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया उपखंड ख, यानी उपखंड ख से क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री से। पहला यहाँ पे 8वां है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। ठीक है, यानी एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का सबसे पहले सूत्र होता है CH3 और COOH। ठीक है, ये जो है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, ये जो लगा है COOH, ये ओइक समूह लगा है। क्या लगा है, ओइक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक कार्बन को आप सभी को हमने बताया, अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो उसे मेथेन कहते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो उसे एथेन कहते हैं। ठीक है, हमने कई बार बताया है आप सभी को, जितने भी साइंस के पेपर बताए सभी में ये चीजें हम आपको बताया। तो यहाँ पे 1 कार्बन और 2 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, एथेन यूज होगा। तो यहाँ पे और ये COOH जो है वो ओइक समूह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन और प्लस ओइक, इसको ओइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ओइक अम्ल, एसिड, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, या इसे एथानोइक अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 9 क्वेश्चन, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है।
ताम्र ग्लास जो है उसका रासायनिक सूत्र Cu2S होता है। ऑप्शन ए राइट है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, यानी प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो वो मेथेन गैस है जिसका सूत्र CH4 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जैसे होता है ना वो जो गोबर होते हैं गैस के, उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेथेन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एल्काइन है। एल्काइन यानी इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो एल्काइन का जो सूत्र हो जाएगा वो C3H4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। देखिए यानी कीटोन, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया ब्यूटेनोन। इसमें जब भी आपको नोन पूछेगा या कीटोन समूह पूछेगा तो वो CO होता है। ठीक है, CO को कीटोन समूह कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। ठीक है, क्लोराइड अयस्क का जो उदाहरण है वो हार्न सिल्वर है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद आ गया उपखंड ग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन है। केंद्रक का यानी केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, केंद्रक का निर्माण किसमें होता है, तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका समानतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, अंड द्वार के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, किससे हार्मोन स्रावित होता है, तो वो यानी कौन सा होता है, तो वो पैराथायराइड होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, वो कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, कौन सा शिरा में, तो वो पल्मोनरी शिरा में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद प्रचलित रूप से जो ऊर्जा का ग्रह कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको ऊर्जा का ग्रह या ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पुरुषों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 44 प्लस XY होता है। ठीक है, और जो स्त्री में होता है वो 44 प्लस XX होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे पुरुष का पूछा है तो XY हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जो जीन प्रारूप होता है, ठीक है, वो क्या था, तो जीन प्रारूप लंबे पौधा पूछ रखा है, इसका कैपिटल TT था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो इस तरीके से ये तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन थे, आपके पूरे किताब से हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ पे खंड ब आ गया वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें से यहाँ पे सबसे पहले खंड क से शुरू होता है, जो कि देखिए इसमें क्या है, पहले का क और ख यानी दो क्वेश्चन इसमें समझिए आप लोग दिया है और दोनों 4 नंबर के हैं, 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य, यानी दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जो है ना, इसको आप लोग बिल्कुल चटका जाइए। ठीक है, यानी बिल्कुल तैयार कर लीजिए, लिखित है कि यही आपके पेपर में दोनों में से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष सबसे पहले किसे कहते हैं, और ये जो होता है ये नेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, कोई भी व्यक्ति है उसको यानी ये जो इस पर अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वर्ड लिखे जो है ये उसको नहीं दिखाई देता है, और बाकी जो दूर खड़ा, अगर हम कह रहे हैं कि वहां पे यानी थोड़ी सी दूर पे क्या है, एक भैंस खड़ा है या बैल खड़ा है, तो वो उसको स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ वहां पे एक बैल खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्या है, अगर ऐसा उसको हो रहा है और ये पास की वस्तु है, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा है या बुक को नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको क्या हुआ है, दूरदृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, आप लोग ऐसे समझिए, उसको दूरदृष्टि दोष हुआ है। और जब हम उसको दोष को दूर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले कि इस दोष में क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात नेत्र जो है वो उसकी गोले की त्रिज्याएं कम हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो, अर्थात लेंस पतला हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरियां बढ़ जाती है, जो कि दूरदृष्टि दोष में यही इसका कारण है। ठीक है, इसी कारण से होता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जिससे वो व्यक्ति को वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इसके लिए जो वो इसके निवारण के लिए जो व्यक्ति है उसके चश्मे में किस प्रकार के लेंस का यूज होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इसका ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है,
यानी यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो उसमें अवतल लेंस का यूज होगा, अगर दूर दृष्टि दोष है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस का। यानी व्यक्ति के जो लेंस चश्मा है उसमें उसके यानी उसको दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस का यूज होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का अगर उसके चश्मे में यूज होगा और उस चश्मे के माध्यम से वो किसी वस्तु को देखेगा तो उसे इस जो निकट की वस्तु है, नजदीक की वस्तु है, वो भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो जो दादाजी होंगे आपके घरों में, ठीक है, अगर उनको ऐसा दोष है तो आप लोग उनको इस तरीके से लेंस आप लोग डॉक्टर के पास दिला सकते हो। ठीक है, जिससे उनके दोष दूर हो सके। इसी में क्वेश्चन क्या है, इसी में क और ख दो क्वेश्चन, पहले ही प्रश्न में दो क्वेश्चन थे। इस तो यहाँ पे देखिए एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये पहले क्वेश्चन का ही क और ख है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले की जो सूत्र होता है P बराबर वो क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर बटे के R। तो हमें R बराबर निकालना है तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर बटे के P हो जाएगा। अब R बराबर क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर 220 दिया है। ठीक है, 220 वोल्ट बटे R का मान यहाँ P का मान यहाँ पे 100 दिया है। ठीक है, तो इसका जब हम इस तरीके से इंटू करेंगे 220 इंटू 220, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये 484 और डबल जीरो आ जाएंगे, ये जीरो मिल करके। तो यहाँ पे R बराबर यानी ये हो जाएगा 484 डबल जीरो, इसके बाद बटे के 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बाकी ये R बराबर कितना आ गया, R बराबर यहाँ पे आ गया 484 ओम। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये 4 नंबर का, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया, यानी आपको क्रिया बताना है और चित्र बनाकर आप सभी को इसको समझाना है किस प्रकार से ये श्वेत प्रकाश का, ठीक है, विक्षेपण करता है। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको डायग्राम के साथ बताएंगे चित्र बनाकर। उद्देश्य क्या हो जाएगा, कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसकी क्रिया विधि क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखिए इसमें आपको सामग्री क्या क्या लेना होगा, गत्ते की सीट, ठीक है, एवं प्रिज्म आदि। ठीक है, आपको एक प्रिज्म लेना होगा। क्रिया विधि देखिए क्या हो जाएगा इसका, गत्ते की एक मोटी सीट लेकर इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिर्री बनाई है। ठीक है, यानी बनाना पड़ेगा, तथा पतली झिर्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए, यानी उस झिर्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। इसके द्वारा अब क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। और दूसरा क्रिया विधि हो जाएगी, अब प्रिज्म लेकर चित्र में दिखाई गई स्थिति के अनुसार झिर्री से प्रकाश को इसके एक फलक पर डालिए। ठीक है, यानी इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक क्या ले लिए, ऐसे हमने एक इस तरीके से गत्ता ले लिया और इसमें से यानी एक गत्ते का सीट ले लिया, मोटी सीट, और इसमें से हमने इस तरीके से श्वेत प्रकाश को यहाँ पे डाला। ठीक है, जो कि प्रिज्म पे हमने इस तरीके से डाला। जब इस तरीके से हमने इस प्रिज्म पे डाला तो ये क्या हुआ, ये जो माध्यम है ये तो सरल माध्यम है और बाकी ये विरल माध्यम में जा रहा है। ये प्रिज्म क्या है, विरल माध्यम है, इसमें इस तरीके से जा रहा है। तो ये क्या हो गया, यानी ये 7 ये अभिलंब है। ठीक है, इससे क्या हो गया, इस तरीके से अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है, जब ये सरल से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो इस तरीके से गया और ये 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, क्योंकि प्रिज्म में, ठीक है, इसमें कई जो थे वो बने होते, साँचे बने होते हैं। इस तरीके से ये जो प्रकाश के श्वेत प्रकाश है उसको कई रंगों में विभक्त कर डालते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम पर्दा पर इस रंगों को, जब प्रिज्म से जो निकलने वाली 7 किरणें हैं इसको जब हम क्या करेंगे, इसको पर्दा पे प्राप्त करेंगे तो ये 7 रंगों में हमें विभक्त हुआ प्राप्त होगा। ठीक है, पहला रहेगा लाल, दूसरा नारंगी, पीला, हरा, ठीक है, आसमानी, नीला और बैगनी। इस तरीके से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो ऐसे आपको डायग्राम बना करके चित्र बनाकर समझाना है। और बाकी तीसरा क्या हो जाएगा, प्रिज्म को धीरे धीरे इस प्रकार घुमाते हैं कि इससे निकलने वाले प्रकाश जो है वो पास रखे पर्दे पर दिखाई देने लगे। ठीक है, और प्रेक्षण एवं निष्कर्ष क्या हो जाएगा, प्रिज्म के द्वारा विभिन्न वर्गों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल प्राप्त होता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अपने अवयवी वर्गों में विभाजन क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस तरीके से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है, 4 नंबर का है, डायग्राम बनाकर आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट तीसरा फ्लेमिंग का बाँ हस्त नियम आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो बाँ हस्त का नियम है और दूसरा है कि ओम का नियम क्या है, आपको इसका सूत्र लिखना है। ठीक है, टोटल ये 4 नंबर के क्वेश्चन है।
सबसे पहले कि ये जो फ्लेमिंग है इनके बाएं हाथ का नियम क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम आपको चित्र बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत से इस पेपर को हमने बनाया है और बहुत ही आंसर इसका मेहनत से हमने यहाँ पे निकाल रखा है, बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्न में यही बाएं हस्त का नियम था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डायग्राम है आपको ये फिगर बनाना भी है। ठीक है, ये हथेली है, जो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम आपको इसी हाथ से निकलेगा ये नियम। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, ठीक है, यानी बाएं हाथ का नियम, अपने बाएं हस्त यानी बाएं हाथ की तर्जनी जो है, तर्जनी का मतलब क्या हो जाएगी, तर्जनी उंगली, इसको तर्जनी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये जो डायग्राम है इसको ऐसे किया हुआ है, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो ये इस तरीके से कुछ प्राप्त हो जाएगा, यानी ऐसे हाथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तर्जनी अंगुलियां, और तर्जनी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये तर्जनी है, तो तर्जनी माध्यमा एवं अंगूठे को, और माध्यमा क्या हो जाएगा, ये माध्यमा है, ये माध्यमा है। ठीक है, तो तर्जनी माध्यमा एवं अंगूठा, ये अंगूठा है, को हम परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं, और यदि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी भी की दिशा, और माध्यमा जो है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई की दिशा की ओर संकेत करे, तो अंगूठा जो है, जो अंगूठा है ये चालक में गति की दिशा को प्रवाहित करेगा, अथवा चालक पर लगने वाले बल की एफ की दिशा को संकेत करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी बना लेना है। अब आप लोग अपना हाथ इस तरीके से रखकर, ठीक है, आप लोग पेपर में ऐसे बना लीजिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो इस तरीके से बनाना है, ऐसे आपको हाथ को करना है। ठीक है, ये है जो ये तर्जनी अंगुलियां है, तर्जनी अंगुलियां किसको शो कर रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को शो कर रही है। ठीक है, और बाकी ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा जो है इसको बता रहा है, और ये अंगूठा जो है ये लगने वाला बल एफ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा, ऐसे आपको पूरा डायग्राम बनाकर इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। इसके बाद ख क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, और इसका आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, ये भी यानी दोनों मिलाकर के क्वेश्चन 4 नंबर के है, और 2 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी ओम का नियम, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे हो गया ताप, लंबाई, चालक, ठीक है, चालक की लंबाई, ये सब नियत रहे, तो चालक में बहने वाली जो धारा आई है, ठीक है, वो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आई प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके धारा जो है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा r इंटू आई। ठीक है, अब r बराबर क्या हो जाएगा, v बटे के आई, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक ओम होता है, और जहाँ r जो है वो विद्युत प्रतिरोध है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिए, ओम का नियम जरूर आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्या है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा का क है कि समांतर संयोजन में जोड़े गए 2 प्रतिरोधों यानी R1 और R2 के तुल्य प्रतिरोधों का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध का व्यंजन है समांतर क्रम में, ये हम आप सभी को कई बार बता चुके हैं। दूसरा है कि 2 मीटर लंबे चालक में 3 एम्पियर की विद्युत धारा जो है वो बहती है। ठीक है, चालक को 2.5 वेबर मीटर का स्क्वायर यानी ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, बी का मान में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है, तो चालक में जो लगने वाला चुंबकीय बल है यानी F, ठीक है, उसका गणना आपको करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहाँ पे अथवा भी दिया है। अथवा क्या है, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। किसी चालक के तार में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करके किसी एक आपको प्रयोग का भी वर्णन करना है। 6 नंबर का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर, ये दोनों मिलाकर ये 6 नंबर के थे। और आप लोग चौथे का क और ख कीजिए, या अथवा में आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको जो ये न्यूमेरिकल है ये भी काफी सरल न्यूमेरिकल है, और ये कैसे सॉल्व होगा तो हम आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे जो मान दिया है वो क्या क्या मान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो मान दिया है वो क्या है, 2 मीटर लंबे चालक में, यानी यल का मान 2 दिया है। ठीक है, 2 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद 3 एम्पियर यानी धारा का मान दिया है 3 एम्पियर,
उसके बाद ठीक है, चालक को 2.5 वेबर मीटर का स्क्वायर, ये क्या है, वेबर बटे मीटर का स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 2.5, ठीक है, वेबर और बटे मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद ये जो साइन का मान दिया हुआ है यानी कोण का मान दिया है साइन थीटा बराबर ये 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये पूरे जो जितने भी मान दिया है इससे रिलेटेड, और यफ का मान हमें निकालना है, तो इन सभी से रिलेटेड क्या सूत्र होते हैं, ठीक है। तो यफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब देखिए साइन 30 अंश का मान दिया है, तो साइन 30 अंश का मान जो होता है, 30 अंश का मान वो कितना होता है, यानी यहाँ पे साइन 30 अंश का मान, ठीक है, 30 अंश का मान 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर आई का मान 3 दिया है तो 3 लिखना है, बी का मान 2.5 दिया है तो 2.5 लिखना है, इंटू यहाँ पे यल का मान 2 दिया है 2 मीटर तो 2 लिखना है, इंटू ठीक है साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, साइन 30 अंश का मान 1/2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 2 से ये 2 मर गया, ठीक है, कट गया। और यहाँ पे यफ बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 का इसमें करोगे तो 5 × 15 का 5 हंसी लगा 1, ठीक है, और 3 दूना के 6 1 7, और यहाँ पे 0.1 अंक पे है तो यहाँ पे यफ बराबर 7.5, और जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये न्यूटन हो गया, ठीक है। और बल का एक मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जो है एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। इतना ही आप लोग को ऐसे ही लगाना है, पहले आपको मान लिखना है, अगर सूत्र आपको नहीं पता रहेगा ना फिर भी अगर ऐसे मान रखोगे तो यहाँ से आपको सूत्र पता चल जाएगा। तो इस तरीके, और उसके बाद ये अथवा वाला क्वेश्चन, इसको भी हमने बता चुका है पहले वाले पेपर में, आप लोग इसको जाकर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है वहां से भी आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हो, ठीक है। अब आ गया उपखंड ख, उपखंड ख आ गया और इसमें पहला क्वेश्चन है। अब देखिए पहला यानी 5वां क्वेश्चन है, इसमें 5वें का क और ख यानी 5वें में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों मिलाकर ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो 10⁻⁹ मोल है, तो इस बिलियन का पीएच मान जो है वो परिकलित कीजिए तथा बताइए कि ये बिलियन क्षारीय है अथवा अम्लीय बिलियन है, ठीक है। अब देखिए आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले कि यहाँ पे आप लोग जानते हो कि ये जो पीएच का सूत्र होता है वो कितना होता है, -log और कोष्टक में H+, ठीक है। और यहाँ पे H+ जो है इसका मान दिया हुआ है कितना, 10⁻⁹ मोल, इस तरीके से दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, पीएच का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल हो जाएगा यानी यहाँ पे ठीक है -log, ये हो जाएगा इस सूत्र से -log, ठीक है, और उसके बाद 10⁹ ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -log 10, ठीक है, और 10⁻⁹, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से अब जब यहाँ पे हम, और जो log 10 होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, log 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे -log 10 जो है इसके जगह पर हम -1 लिखेंगे, ठीक है। और इंटू यहाँ पे ये जो 10⁻⁹ है इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा log 10। तो यहाँ पे पीएच बराबर क्या हो जाएगा, यानी जब इसका हम इसमें करेंगे तो ये 9 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 9 ही आएगा, और ये प्लस यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पीएच बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और ये देखिए जो पीएच का मान है वो 9 है, यानी ये 7 से अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उस यानी कोई भी तत्व है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो क्षारीय हो जाएगी, ठीक है, क्षारीय हो जाएगी। और जल का पीएच मान कितना होता है आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही ये वायरल क्वेश्चन हमने कई बार आपको बताया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे ख क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है, कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम आप सभी को लिखना है। और बाकी यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, संगठन वो इसका उपयोग भी आप सभी को लिखना है।
तो देखिए सबसे पहले कि मिश्र धातु क्या है, तो यहाँ पे मिश्र धातु जो है वो 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों का धात्विक रूप से मिश्रण एवं ठोस मिश्रण होता है। ठीक है, यानी दो जब अलग अलग हम तत्वों को मिला देते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब मिश्रित कर देते हैं तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम धातुओं को मिश्रित कर रहे हैं, तो ये मिश्र धातु हो गया, जिसमें से कम एक धातु होता है और दूसरा द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव्य अवस्था में। और मिश्र धातु समांगी होते हैं और ठोस अवस्था में ये समांगी व विषमांगी हो सकते हैं। ठीक है, इसको मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद इसके जो मिश्र धातु है उसका संगठन और आपको उपयोग लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे 5 उपयोग इसका बता देते हैं और 5 मिश्र धातु बताते हैं। ठीक है, तो देखिए मिश्र धातु पीतल। ठीक है, पीतल का क्या हो जाएगा, Cu60 हो जाएगा संगठन। ठीक है, Cu60 और यहाँ पे 80%, यानी Cu60 का मात्रा 80% रहेगा। और जर्मन सिल्वर और यहाँ पे यानी जेडियन और यहाँ पे 40, जो जेडियन है उसका मात्रा यहाँ पे 20% हो जाएगा। ठीक है, यानी पीतल में इतना, कॉपर की मात्रा इतना और जिंक की मात्रा इतनी होती है। और इसका उपयोग घरेलू बर्तन तथा तार निर्माण में किया जाता है, पीतल का निर्माण। और जर्मन सिल्वर का क्या हो जाएगा, इसमें Cu। ठीक है, कॉपर की मात्रा जो 50%, जिंक की मात्रा 30% और 20% निकल की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बर्तन बनाने में यूज होता है, मूर्तियां बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। मेटल क्या हो जाएगा, इसमें कॉपर की मात्रा 88%, जिंक की मात्रा 2% और Sn की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे 10%। ठीक है, इसका उपयोग बंदूकों तथा मशीनों के निर्माण में किया जाता है। और इसके बाद मेनल मेंटल जो है, इसमें ये जो है मिश्र धातु, इसमें कॉपर की संख्या 30%, निकल की संख्या 67% और यहाँ पे Fe प्लस Mn की मात्रा 3%। ठीक है, इंजन के पुर्जे निर्माण में किया जाता है। कांसा का उपयोग, यानी कांसा मिश्र धातु में क्या क्या संगठन होता है, क्या क्या चीजें मिलकर बनाई जाती है, तो इसमें कॉपर की संख्या 75% और 90%। ठीक है, 75 से 90%, Sn की मात्रा 10 से 25%। बर्तन, मूर्ति, मशीनें के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे आपको पूरा ऐसे संगठन लिखना है, आपको बॉक्स बनाकर यहाँ पे मिश्र धातु संगठन उपयोग। अगर आ गया आपके पेपर में तो ऐसे पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए। इससे एक उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि बताइए। ठीक है, समीकरण भी दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है मिलकर के 4 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये सजातीय श्रेणी को हमने जो 3 पेपर बताया उसमें हम इसको 2-3 बार बता चुके हैं, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा वहां पे। और बाकी ये ब्लीचिंग पाउडर को जो बनाने का इसकी विधि है, ठीक है, इसको हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए, आप जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। उत्पादन इसका होता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके उत्पादन इसका किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया और प्लस क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित किया जा रहा है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Ca, ठीक है, OCl2। ठीक है, CaOCl2 प्लस इसमें से जो जल है वो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हो गया। और बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन विरंजक चूर्ण, ठीक है, यानी हार्सेन क्लेवर संयंत्र के द्वारा इसको विरंजक चूर्ण का उत्पादन करता है। इस संयंत्र में लोहे के कई खोखले क्षैतिज सिलेंडर होते हैं जिसमें शेफ्ट के साथ ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से ऐसे इसका निर्माण होता है। इस तरीके से इसका, इसी तरीके से इसमें ब्लेड लगा होता है जिसका ऐसे इसमें निर्माण होता है। ठीक है, इस सिलेंडर लगे होते हैं, ऐसे ही इसका निर्माण किया जाता है। और इसमें से क्लोरीन गैस यहाँ से क्या होता है, Cl2 यहाँ से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं और इसी में ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और हॉपर के द्वारा बुझा हुआ चूना क्षैतिज सिलेंडर के अंदर डाला जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, और सबसे नीचे वाले सिलेंडर से Cl2 गैस प्रवाहित, यानी इससे Cl2 गैस, यानी इससे, इस सिलेंडर से क्या होगा, Cl2 गैस प्रवाहित किया जाएगा और यहाँ से जो है चूना, बुझा हुआ चूना डाला जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद हॉपर से बुझा हुआ चूना धीरे धीरे ऊपरी सिलेंडर में गिरता है और शेफ्ट की ब्लेड्स के द्वारा आगे
बढ़कर नीचे तक पहुंचता है और ऊपर आती हुई क्लोरीन गैस के संपर्क में आता है। ठीक है, और ये यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेता है। बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, जो सबसे नीचे के सिलेंडर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो इसके अणु के दो सिरे दो भिन्न गुणधर्मों को प्रकट करते हैं। ठीक है, जल में जो विलयशील हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोकार्बन में विलयशील, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, यह क्या करते हैं कि जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, और पानी डालने से साबुन का आयनिक सिरा जो है वो जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी पुंज यानी दूसरा सिरा जो है जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनाने के कारण होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक, ठीक है, कुछ बड़े समूह के भीतर हिस्से में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा बड़े समूह के सतह पर होता है। ठीक है, जिसके कारण वो मिसेल का निर्माण करता है। बाकी साबुन जो इथेनॉल है, ठीक है, जैसे दूसरे विलायकों में घुल जाता है, इसलिए मिसेल का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो ऐसे आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी 8वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको इस पे टिप्पणी लिखना है, 6 नंबर का है, यानी इसको मिसेल वाला कीजिए या आप लोग 8वां वाला, ये तीनों के बारे में आपको लिखना है। उदासीनीकरण, साबुन दहन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने कई बार बता चुका है, आप लोग जाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उपखंड यहाँ पे ग है, इसमें 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये दोनों मिलकर के कितने नंबर के हैं? ये दोनों मिलकर के 4 नंबर के हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे जो हृदय में जाता है, हृदय का दायां और बायां बंटवारा जो है वो ऑक्सीनित तथा विऑक्सीनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। ठीक है, और चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर का जो है तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए ये परिसंचरण लाभदायक होता है। ठीक है, ऐसे आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हृदय वाला। ठीक है, और अगर आप सभी को इस वीडियो यानी इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि जो साइंस का इम्पोर्टेंट डायग्राम है, फिगर है, चित्र है, जो आपके पेपर में हर साल आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पूरे के पूरे चित्र बनाकर बता देंगे। इसके बाद पादपों में जल एवं खनिज तथा खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु पाए जाने वाले वाहिकाओं का वर्णन कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। देखिए, पादप जो होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, इसमें खनिज का यानी खाद्य पदार्थों का और जल का संवहन होता है। ठीक है, और जो जल का संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा, और जो खाद्य पदार्थों का संवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, और ये जाइलम जो होता है ये जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि धरती माँ से पानी को लेकर के वो पूरे पेड़ पौधे के पत्तों में जाइलम पहुंचाता है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। ठीक है, और फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होता है, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, परागण के कारण उनकी पत्तियां हरी दिखाई देती, जिससे वो अपनी सूर्य के प्रकाश में पत्तियों के माध्यम से ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उन भोजन को वो फ्लोएम के माध्यम से वो अपने सभी पेड़ पौधे की कई प्रकार की टहनियां होती है, तो उन सभी टहनियों में पहुंचाता है और जड़ों को भी देता है, जिससे वो बड़े होते हैं, मजबूत होता है और उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है, आप लोग इसको समझिएगा। बाकी नेक्स्ट है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पादप हार्मोन का नाम बताइए तथा इसके 2 प्रमुख कार्यों का भी वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो यानी गैसीय अवस्था में जो पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स है वो एथिलीन है। ठीक है, क्या है? एथिलीन है, और इसका कार्य क्या होता है? ये फलों को पकाने में काम आता है। ठीक है, और ये
क्या करता है, अनुप्रस्थ काट के जो पेड़ पौधे हैं उनके वृद्धि और विकास में भी ये बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा परपरागण में दो दो अंतर स्पष्ट कीजिए तथा एक एक उदाहरण आपको लिखना है। ये अथवा करके है। ठीक है, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से आपको किसी एक को करना है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको ये वाला ही बता ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इधर स्वपरागण हो जाएगा, इधर परपरागण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला, एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का समान या आनुवंशिक रूप से समान पौधे व अन्य पुष्प पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ही स्वपरागण कहलाता है। यानी जब क्या होता है, जब पुष्प के परागकोश में, ठीक है, परागकण उसी समान आनुवंशिक वाला, ठीक है, पौधे से आता है, तब जाकर उसके पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, जिससे स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण में क्या है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का आनुवंशिक रूप से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। यानी एक किसी पुष्प से उसके परागकोश के जो परागकोश में परागकणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। बाकी यहाँ पे बाह्य परागण की आवश्यकता इसमें नहीं होती स्वपरागण में, और बाकी इसमें बाह्य परागण जैसे कारक जैसे वायु, जल, पक्षी, कीट, जंतु आदि की आवश्यकता। तीसरा क्या है, स्वपरागित पौधे जो है वो संततियों विविधता उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये परपरागित पौधे विविधता युक्त संतति निर्मित करते हैं। उदाहरण में जैसे हो गया गेहूं, धान, जौ, मटर, मूंगफली, टमाटर आदि स्वपरागित पौधे हैं। ठीक है, और परपरागित पौधे क्या है, मक्का, बाजरा, गोभी, सलजम, खीरा, सेब, केला आदि क्या है, परपरागित पौधे हैं। ठीक है, ऐसे आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा आपके। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और मेंडल के द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझिए। ये 6 नंबर का है। तो मेंडल ने 3 नियम दिया था। ठीक है, हमने तीनों नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अभी हाल ही में हमने अपलोड किया है साइंस के, उस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग जाकर के देखिएगा, उसमें हमने तीनों नियम को बताया। ठीक है, वहां से आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। अथवा है यहाँ पे, लिंग संलग्न रोग किसे कहते हैं, यानी दोनों में से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति को समझे। यदि वर्णांध पुरुष समान स्त्री से विवाह करता है तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी दोनों 6 नंबर के हैं, आपको किसी एक को करना है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम बता चुके हैं, आप लोग जाकर चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।